हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेटिंग वोल्टेज के बारे में, ब्रेकडाउन के बारे में कैपेसिटर के, और कॉम्पैक्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि रेटिंग वोल्टेज आखिर होता क्या है। समझो, अगर हम लोग मार्केट में कोई कैपेसिटर खरीदने जाते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है। जैसे मैं बल्ब खरीदने जाऊं तो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी होगी। क्या रेटिंग लिखी होगी? बल्ब के ऊपर लिखा होगा कि 100 वॉट 220 वोल्ट, ये रेटिंग होती है, यानी उसकी पावर और पोटेंशियल लिखा होगा कि कितना ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम हो सकता है, तो वो बल्ब की रेटिंग होगी। ऐसे कैपेसिटर के ऊपर भी लिखा होता है बेटा कुछ इस टाइप का। कैपेसिटर के ऊपर जो लिखी होती है रेटिंग बच्चे, वो होती है माइक्रोफैरेड, यानी उसके कैपेसिटेंस और वोल्टेज, दो चीजें लिखी होती, सी और वी के टर्म में लिखी होती है उसमें रेटिंग। कैपेसिटर के ऊपर उसका पोटेंशियल लिखा होगा और क्या लिखा होगा बेटा, उसका कैपेसिटेंस लिखा होगा। ये कैपेसिटर की रेटिंग होती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि रेटिंग वोल्टेज आखिर है क्या। ये जो वी वोल्टेज लिखा हुआ है ना, यही इसका रेटिंग वोल्टेज है किसी कैपेसिटर का। कैपेसिटर का जो रेटिंग वोल्टेज है बच्चे, वो कितना है? वी है। अच्छा, इस वोल्टेज से ज्यादा अगर मैंने पोटेंशियल दे दिया ना, तब क्या होगा? तब इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। ब्रेकडाउन चालू होने का मतलब ये कैपेसिटर वर्क ही नहीं करेगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये, या क्रैक हो जाएगा, ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है। तो रेटिंग वोल्टेज है बच्चे मैक्सिमम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी गिवन टू अ कैपेसिटर। मैक्सिमम वोल्टेज किसी कैपेसिटर को दिया जाए विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, मतलब किसी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन ना हो, इतना वोल्टेज दो, इतना मैक्सिमम वोल्टेज दे दो कि उसका ब्रेकडाउन ना हो। उसके थोड़ा सा ज्यादा अगर उससे दिया तो ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। ऐसे कैपेसिटेंस, ऐसे वोल्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे? रेटिंग वोल्टेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेटिंग वोल्टेज। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चे। देखो, एक एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो मैंने मान लिया कि यहां पर कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेट से मैंने मान लिया है कि 2 माइक्रोफैरेड है। इसकी जो रेटिंग है वो कुछ ऐसी है, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस और 5 वोल्ट इसके अक्रॉस रेटिंग वोल्टेज, ऐसी रेटिंग दे रखी है। तो अब अगर मैं देखूं, मैं कहूं भाई ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, तो इस पर चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, इनके फेसेस पर, इस वाले और इस वाले फेस पर चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है। तो मैक्सिमम चार्ज तो यार वो स्टोर हो सकता है, हम लोग रेटिंग का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी वियर बाय द कैपेसिटर इज, कितना होना चाहिए बेटा? Q इक्वल टू क्या होता है? ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज बियर कर सकता है? Q इक्वल टू C इंटू बी, एंड C इज व्हाट? C इज 2 माइक्रोफैरेड एंड V इज व्हाट? V इज 5 वोल्ट। तो मैं लिखूंगा यहां पर कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो कूलम। या क्या? अब यही अगर मैं बात करूं, एक और कैपेसिटर मैंने ले लिया ऐसे, ये कोई दूसरा कैपेसिटर लिया। इस कैपेसिटर पर यहां पर पॉजिटिव और यहां पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। और मैं कहूं इसकी रेटिंग कुछ इस तरीके की है। यहां रेटिंग है बेटा इसकी 4 माइक्रोफैरेड और ये दे रखा है 7 वोल्ट। ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड और 7 वोल्ट। अब ये मैक्सिमम चार्ज कितना बियर कर सकता है? तो इस, ये जो मैक्सिमम चार्ज बियर कर सकता है बच्चे, वो कितना करेगा? Q इक्वल टू C इंटू बी। तो इसका रेटिंग कैपेसिटेंस कितना है भाई? 4 माइक्रोफैरेड है और B की वैल्यू है 7 वोल्ट। तो ये कर सकता है बियर कितना? 28 माइक्रो कूलम। इससे ज्यादा ये चार्ज बियर नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा चार्ज आया तो ये जो कैपेसिटर है काम नहीं करेगा, कैपेसिटर फ्यूज हो जाएगा। यहां पर बेटा 10 माइक्रो कूलम चार्ज से ज्यादा आया तो ये भी काम करना बंद हो जाएगा। चलो, मैं इसी डेटा से एक न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से इस डेटा से एक न्यूमेरिकल काम करेगा। समझो भाई बोलो। देखो, मान लो अपने पास में यही दो कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर ये जिसकी रेटिंग है 2 माइक्रोफैरेड 5 वोल्ट, दूसरा कैपेसिटर ये वाला दे रखा है जिसकी रेटिंग है 4 माइक्रोफैरेड एंड 7 वोल्ट। इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे कनेक्ट करा दिया गया सीरीज में। न्यूमेरिकल बनाना बेटा। देखो,
इन दोनों को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया गया। किसको किसको? 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को और 4 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। और फिर क्या किया भाई? फिर उसके बाद में मेंस से सप्लाई दे दी। यहां पर मेंस की सप्लाई दे दी। ये मेंस की सप्लाई दे दी। इसका जो कैपेसिटेंस है, अब देखो इसके अक्रॉस इसकी जो रेटिंग है बेटा वो तो 5 वोल्ट है। इसकी रेटिंग कितनी है बेटा? 7 वोल्ट है रेटिंग पोटेंशियल। अब ये पूछ दिया जाए इसमें कि मेंस में कितनी मैक्सिमम सप्लाई हम लोग दे सकते हैं, मेंस में कितना मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हैं कि ये इन कैपेसिटर्स का ब्रेकडाउन ना हो। मतलब फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी गिवन टू द मेन ऑफ द गिवन सर्किट विद अबव कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज। मैं ये जो कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं मेन को। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पर फाइंड मैक्सिमम voltage that can be given to the circuit सर्किट मेंस, सर्किट के मेंस को कितना मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं हम लोग, निकालते हैं। जरा ध्यान दो बच्चे, एक बात बताओ, समझो, ये वाला जो कैपेसिटर है कितना मैक्सिमम चार्ज बियर कर सकता है? बच्चा बोले कि सर ये तो 10 माइक्रो कूलम कर लेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी अभी निकाला है, 10 माइक्रो कूलम ही तो करेगा। ये वाला कितना कर सकता है? बच्चे बोलेंगे सर ये तो 28 माइक्रो कूलम करेगा, यानी ये 10 बियर कर सकता है, ये 28। अब समझो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। अगर मैं यहां से 28 निकाल दूं इसके लिए, तो रास्ते में तो ये भी आएगा, चार्ज तो दोनों में सेम जाएगा ना। तो यहां तो ये तो 28 स्टोर कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ये क्या कर जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा। अब अगर ये फ्यूज हो गया तो इसमें कहां स्टोर हो पाएगा? फिर तो कनेक्शन ही टूट जाएगा। अच्छा, मैं अगर 10 माइक्रो कूलम लेकर के चलूं तो, हाँ सर, अगर मैं 10 माइक्रो कूलम लेकर के चलूं तो इस पर भी स्टोर हो जाएगा, और ये तो मैक्सिमम 28 कर सकता है, तो ये भी स्टोर कर सकता है। यानी कि मुझे ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या काम करना है? अगर सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हैं तो मुझे तो वही लेकर के चलना है जिसके अक्रॉस चार्ज जो कैसा हो, मिनिमम हो, कम चार्ज हो। कम चार्ज वाले की मैक्सिमम वैल्यू उठा करके रखेंगे। इस वाले के लिए देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 10 माइक्रो कूलम, तो 10 माइक्रो कूलम में लेकर के चलूंगा। तो मैं यहां पर लेकर के जा रहा हूं बच्चे कितना? 10 माइक्रो कूलम। अब अगर इधर 10 माइक्रो कूलम गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, निकाल लेंगे। B इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन में C, और Q तो है बच्चे 10 माइक्रो कूलम, C की वैल्यू भी इसकी पता है मुझे, वो कितनी दे रखी है? वो तो है 2, तो आ जाएगा कितना? 5 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया वो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट का, जब ये चार्ज चलेगा तो। अच्छा, यही चार्ज 10 माइक्रो कूलम यहां स्टोर होगा, तब इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा? निकाल लेते हैं यार बच्चे। इसके अक्रॉस में 10 माइक्रो कूलम जा रहा है, तो B की वैल्यू फिर से निकालेंगे। B इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? Q बाई C, और Q कितना जा रहा है बच्चे? 10 माइक्रो कूलम, और इसके लिए जो C है वो कितना दे रखा है? 4 माइक्रोफैरेड। कैंसिल आउट करोगे क्या बन जाएगा? 2.5 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? 2.5 वोल्ट आ गया। यार इस वाले जो कैपेसिटर, जो 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया 2.5 वोल्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो मेंस को टोटल कितना हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं? 5 प्लस 2.5 दैट इज द 7.5 वोल्ट। ये मेंस के सप्लाई को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रेटिंग के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी देखते हैं किस तरीके से हैंडल करना है। मान लिया मुझे एक कनेक्शन करना है कुछ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का। कितने लगाया जाए कैपेसिटर? आइडेंटिकल कैपेसिटर जिनकी रेटिंग C और B है, और जिनसे मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C नॉट हो और पोटेंशियल उसके अक्रॉस जितना है वो कितना आ जाए बेटा? वो भी नॉट हो मेंस का। ठीक है,
तो मुझे बनाना एक अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कनेक्शन। तो नेक्स्ट इज कनेक्शन एंड अरेंजमेंट, कनेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ connection and arrangement of identical capacitors each of rating ये रेटिंग है बेटा C, B, ऐसी रेटिंग दे रखी है, ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, उनका कोई अरेंजमेंट मुझे तैयार करना है जिनकी रेटिंग C, B हो, और मुझे जो फॉर्म करना है, जो क्रिएट करना है सर्किट, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाए बेटा, टू क्रिएट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C0 एंड पोटेंशियल B0। ऐसा क्रिएट करना है मुझे सर्किट कि जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो, C0, और पोटेंशियल कितना हो, B0। ऐसा क्वेश्चन है, बना लेंगे यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो मैंने क्या किया, आइडेंटिकल कैपेसिटर मैंने मान लिया कि n रो बना ली, मेरे को बना लिया इसमें n रो। मैंने यहां पर ऐसे करके एक रो में n आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़ दिए, ये जिनकी रेटिंग कितनी है बेटा, C, B, कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल कितना V है, ऐसे n कैपेसिटर जोड़ दिए। और ऐसे ही n कैपेसिटर्स वाली m रो मैंने आगे ऊपर तक जोड़ दी। यहां पर भी एक ये आ गया ऐसे, एक और ये आ गया ऐसे, तो ये जो है ये n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। और उनकी m रोज है, ऐसे। यहां का कैपेसिटेंस बेटा है C, इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, ये तो पता ही ना, देखो रेटिंग कितनी लिखी है, C, B, और इसका इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज B, इसके अक्रॉस भी 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 B, यही तो बना, ये m रोज है ऐसी। तो अब एक चीज ध्यान देना बच्चे, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है इन सब का एक इक्विवेलेंट जो किसके बराबर हो, C0 के, और पोटेंशियल मुझे किसके इक्वल लेना है, B0 के। ध्यान देना जरा बात को, मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां का पोटेंशियल B, यहां का B, यहां का B, यहां का B, यहां का भी B, ऐसे चार चाहिए, तो बेटा ये n है, एक का B, दूसरे का B, 2B, फिर 3B, फिर 4B, फिर 5B, n का कितना हो जाएगा बच्चे, nB। तो इसका पोटेंशियल आ गया बालक, कितना आ गया यहां से यहां तक, nB। ये nB हो गया। ऐसे ही इस वाले का भी कितना बन जाएगा बच्चे, n टाइम्स ऑफ B। ऐसे ही इधर वाले का भी कितना बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ B। ऐसे ऊपर भी ऐसे बनते चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे, n टाइम्स ऑफ B। अच्छा टोटल कितना होना चाहिए, अब ध्यान देना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जितना एक ब्रांच का होता है उतना ही दूसरे का, उतना ही तीसरे का, उतना ही चौथे का लॉन्ग पोटेंशियल होता है, और वही इक्विवेलेंट भी होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वही आता था। तो यानी कितना होना चाहिए टोटल, n टाइम्स ऑफ V। बन गया बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और किसके बराबर बनाना मेरे को बनाना बच्चे B0 के बराबर। तो मैंने यहां से n की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई बच्चे, n की वैल्यू तो आ गई B0 अपॉन में B। बच्चे बोले बिल्कुल बात सर सही है।
मुझे तो ये पता करना है कि कितने कैपेसिटर लगे, कितने कंपोनेंट कैपेसिटर लगे हुए। हाँ बनाएंगे यार, एन की वैल्यू आ गई। अगर मुझे एम और पता लग जाए ना, मैं तो निकाल ले जाऊंगा। चलो निकालते हैं। अब बालक और समझना, यहां का कैपेसिटेंस बेटा कितना है, सी। इधर का भी 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 कितना है, सी। कैसा कॉम्बिनेशन है? बच्चे बोलेंगे सर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 इक्वल टू क्या होता है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n टाइम्स। यानी कि n टाइम्स अगर मैंने इसे लिखा है तो इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, n/C। तो C1 की वैल्यू तो आ गई C/n। अब समझो जरा, यहां पर एक पूरी ब्रांच का कैपेसिटेंस आ गया C/n, दूसरे वाले का भी कितना आ गया C/n, तीसरे वाले का भी कितना आ गया C/n, और ऐसी कितनी रोज है, m रोज है। तो एक का C/n प्लस C/n प्लस C/n प्लस C/n कितने टाइम्स है बेटा, m टाइम्स है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मेरे बच्चे आ जाएगा कितना, m टाइम्स ऑफ C/m। अच्छा निकालना क्या था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, वो तो बच्चे मुझे बनाना था C0 के बराबर। तो C इक्विवेलेंट को मैं लिख दूंगा C0 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ C/m। अब n की वैल्यू मुझे पता है, यहां से m की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल लेकर के चलता हूं, बच्चे ध्यान देना। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है कि अपने पास में ऐसे ही बहुत सारे, अच्छा मुझे टोटल निकालने हो कि m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब मैं पूछूं टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होने चाहिए, m इंटू n। ये टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो जाएंगे बच्चे, m इंटू n के बराबर हो जाएंगे। चलो बनाते हैं, ध्यान देना। मान लो एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये कहा गया कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस है 1 जिनकी रेटिंग है 1 माइक्रोफैरेड 1 वोल्ट, और उनसे फॉर्म मुझे करना है, क्रिएट करना है एक सर्किट जिनका इक्विवेलेंट आ जाए 3 माइक्रोफैरेड 4 वोल्ट। तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, अभी मैंने बताया था कि ये तो है V और ये है V0। तो मैंने अभी बताया था n इक्वल टू क्या था बच्चे, B अपॉन में V0 निकाला था ना पूरा। B अपॉन V0, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है बेटा, सॉरी V0 अपॉन में V। V0 की वैल्यू बच्चे कितनी, 4 वोल्ट। B की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 4। n की वैल्यू 4 आ गई। अब m की वैल्यू अगर निकालो तो अभी अभी मैंने बताया m इंटू सी अपॉन में n इक्वल टू C0, और C0 यहां कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफैरेड। तो m इंटू सी की वैल्यू बच्चे कितनी है, 1 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, 4, और C0 की वैल्यू 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 12 आ गई। अब पूछा जाए कितने कैपेसिटर, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने लगाए जाए कि ये आ जाए इक्विवेलेंट, क्रिएट ऐसा करना है। तो भाई कितने आ गए, सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दैट इज इक्वल टू द m इंटू n। और m की वैल्यू कितनी है बच्चे, m की वैल्यू है 12 और n की वैल्यू तो आ गई 4, कितनी आ जाएगी 48 कंपोनेंट्स कैपेसिटर्स। ठीक है, बन गया काम, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। तो ये तो रेटिंग से रिलेटेड कहानी थी। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्पैक्ट सर्किट के ऊपर बना करते हैं। अब कॉम्पैक्ट सर्किट होता क्या, ये कौन सी नई चीज आ गई कॉम्पैक्ट सर्किट, वो चलो सिखा देता हूं मैं कि कॉम्पैक्ट सर्किट क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल की जरूरत ही नहीं बेटा, मैं तो बहुत सारे केस इसके बता दूंगा। हाँ एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लास्ट में कर लेंगे, बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सर्किट क्या होते हैं समझो जरा। मैं अगर बात करूं कॉम्पैक्ट सर्किट की, तो
कॉम्पैक्ट सर्किट का मतलब ये है कि कैपेसिटर्स को, बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर्स होंगे, उनकी प्लेट को, सेम पोटेंशियल वाली जो प्लेट होंगी अगर कनेक्टेड है तो उन्हें एक ही मान लो। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बड़े अरेंजमेंट को छोटी सी जगह में उठा करके रख दो, उसे कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो ऐसे ही सर्किट को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट सर्किट। जैसे मैं ये बात कहूँ, केस 1 लेकर के चलता हूँ, इसमें केस में ही सारी बातें समझ लेंगे। मैं केस 1 लेकर के चलता हूँ, बच्चे ध्यान देना। केस 1 में जरा देखो, मैंने कहा कि ये कोई अपने पास में सर्किट है, ऐसा अरेंजमेंट है। ये इसका कैपेसिटेंस भी सी, इसका कैपेसिटेंस भी सी है, और इन्हें कॉम्पैक्ट बनाना है। कॉम्पैक्ट कैसे बनाएंगे भाई, इस प्लेट, ये वाली प्लेट बेटा ए से कनेक्ट है, मैं नाम दूंगा ए, ये वाली बी से कनेक्ट है, मैं नाम दूंगा बी, ये वाली प्लेट एक्स से कनेक्ट है, मैं नाम दूंगा एक्स, और अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब ध्यान देना बच्चे, जो हाइयर पोटेंशियल पर होगा, मान लो ए हाइयर पोटेंशियल पर था तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, उसके कंपैरिजन में बी लोअर पोटेंशियल पे तो नेगेटिव लिख दूंगा। अब यहां बी जो है इधर की तरफ है, राइट मोस्ट, तो बी प्लेट कैसी होगी, इसके कंपैरिजन में कैसी होगी, लोअर पोटेंशियल पे। तो अब एक्स पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसे कॉम्पैक्ट कर दो। कॉम्पैक्ट करने का मतलब है ये जो एक्स वाला है उसे एक ही बना दो, बना देंगे आप। ए बनाया, ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट एक्स हो गई, ये प्लेट बी हो गई। ए वाले को हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, एक्स के इधर वाले फेस पर तो नेगेटिव है, इधर वाले फेस पर क्या पॉजिटिव है, दोनों प्लेट है, दो प्लेट है, एक नहीं है सिंगल। ऐसे बी पर इधर आ गया कैसा, नेगेटिव। ये दो कैपेसिटर बन गए, ये कैपेसिटर 1 था, ये कैपेसिटर 2 था, तो ये दो बन गए अपने पास में, 1 और 2। यहां पर देखो 1 और 2 ये बन गए। इसे और अच्छा लिखने का तरीका क्या है, इसे और अच्छे तरीके से तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बनाया यहां पर ए और मैंने बनाया यहां पर बी। ए को मैंने ऐसे लिखा, बीच में आ गई एक्स और फिर ये बन गई बी। ए पर पॉजिटिव, एक्स पर नेगेटिव, एक्स पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो जब बीच वाली जो प्लेट है उसका नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव है तो ये समझ के चलना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव हो तो ऐसा समझ के चलना कि कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अगले केसेस से समझ लेते हैं बात को। ये तो केस 1 है, मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, अभी आगे केसेस में बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 2। मान लो कोई कॉम्पैक्ट सर्किट ऐसे दे रखा और तुमसे ये पूछा जाए बताओ भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ऐसे दे रखा है कि कोई कॉम्पैक्ट सर्किट इधर है, ऐसा ऐसे, और इसमें जो भी प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो डी है। इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस बेटा डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इधर भी बेटा डी है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। तो अब देखते हैं कैपेसिटर कैसे बनता है। भाई एक को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया करो ऐसे न्यूमेरिकल में, और दूसरे को क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चे, नेगेटिव कंसीडर कर लो। कर लेते हैं यार, समझो। मैंने ए को कंसीडर किया पॉजिटिव, ए को क्या कंसीडर किया बच्चे, पॉजिटिव, तो ए पर तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। बी को कंसीडर किया नेगेटिव, तो बी पर दोनों पर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बी जो है, ए जुड़ा है यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और बी जुड़ा है यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, ये मान के चलेंगे, तभी तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर ए देखो इधर ही है तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहां तक कहानी क्लियर है। अब ये बना कैपेसिटर 1 और ये बना कैपेसिटर 2। समझो बच्चे, कैपेसिटर 1 और 2 में देखो चेंज क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर 1 और 2 में देखो, समझो यहां पर नेगेटिव और ये भी नेगेटिव प्लेट। मैंने बताया जब नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी हो तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल, और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ी हो तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज। और वैसे भी ऐसे बना सकते हैं, मान लो मैंने इधर बनाया ए की ये वाली प्लेट हो गई, ये लो ए। फिर देखो ए की प्लेट, कैपेसिटर 1 की बात कर रहा हूं, ए की एक पॉजिटिव प्लेट है और बी की दूसरी कौन सी है बेटा, नेगेटिव प्लेट, ये बी की प्लेट हो गई नेगेटिव। ऐसे कैपेसिटर 2 में देखो ए की पॉजिटिव प्लेट बी के किससे जुड़ी है, नेगेटिव प्लेट से, यानी कम पोटेंशियल वाले से। कैपेसिटर 2 हो गया।
दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बन चुका है बच्चे, दोनों तो आ गए हैं सर सीरीज में, वो पैरेलल में, और अगर पैरेलल में होते हैं तो C इक्विवेलेंट तो होता है सर C1 प्लस C2, यानी दोनों ही C है, C प्लस C कितना हो जाएगा बच्चे 2C, और C की वैल्यू तो हमें पता है क्या होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, तो इसका आंसर बन जाएगा C इक्विवेलेंट 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये आंसर है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो एक और केस करते हैं, केस थर्ड देखते हैं बच्चे क्या आएगा। केस थर्ड देखो बालक, केस थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा, ये बी है, ये हो गया ए और दूसरा क्या हो गया बच्चे बी, वही सेम है, सारे आइडेंटिकल है, इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी और एरिया कितना है ए। अब बनाना फिर से वही काम, मैं ए को कैसा चार्ज दूंगा बच्चे, ए को दूंगा पॉजिटिव और बी को तो नेगेटिव चार्ज दे दूंगा, ठीक है। तो ए को पॉजिटिव चार्ज दे दो और बी को कैसा दे दो बच्चे नेगेटिव चार्ज। ए को दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ए को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, बी को दे दिया नेगेटिव। अच्छा बी को यहां नेगेटिव है तो ये भी प्लेट नेगेटिव होगी, ए पर यहां पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। भाई बैटरी से जुड़ा है, बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव टर्मिनल वाला नेगेटिव चार्ज पर। नाम भी नामकरण कर दो यार, नामकरण कर देते हैं। देखो यहां पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी हो गया बी, ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए, ये भी हो गया बी। अरे यार समझ में आ गई बात कि नहीं आई यार। देखो यहां पर ये ए है अपर प्लेट और लोअर प्लेट भी ए है, जैसे उधर लिखा था ना मैंने कॉम्पैक्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा ये वाला, जरा ये वाला हिसाब किताब देखो, ये एक्स थी ये भी एक्स थी, तो ये दोनों प्लेट एक कर दी तो मैंने एक्स लिख दी थी, एक नेगेटिव एक वाली पॉजिटिव। वही तो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ बच्चे, मैंने यही तो काम किया। अब समझो अगर मैं ए और बी का कॉम्बिनेशन देखूं, यहाँ पर कैपेसिटर कितने बन रहे हैं, बच्चा बोलेगा सर ज्यादा तेज बोल रहा, थोड़ा धीमे बोलिए। ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3, 3 कैपेसिटर बन गए। कौन कौन से 1, 2 और 3, 3 कैपेसिटर। अब ये जो 3 कैपेसिटर है मैंने यहां पर तो बनाया ए, यहां पर मैंने बनाया बी। पहला कैपेसिटर देखो ए की पॉजिटिव प्लेट, ए की पॉजिटिव प्लेट बी की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। दूसरे कैपेसिटर में बच्चे देखो ए की पॉजिटिव प्लेट बी के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। तीसरे कैपेसिटर में देखो बच्चे ए की पॉजिटिव प्लेट बी के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। यहां का कैपेसिटेंस सी, यहां का भी सी, यहां का भी सी, तीनों कैसे आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चा बोले सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मेरे यहां रिक्शे वाला भी लिख देगा, वो तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सी, और सी की वैल्यू तो बच्चे कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये आ गया। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। आइए बच्चे, हाँ बिल्कुल सर आ गई। चलो आगे और केस बनाते हैं जरा। नेक्स्ट कहानी देखो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे केस 4। क्या देखते हैं बालक केस 4। केस 4 की कहानी कुछ ऐसी है, ये ए, एक ये प्लेट, ये बी, ये प्लेट और ये 2 प्लेट और है। वही सेम कहानी, इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है डी है और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा ए है प्लेट का, सारी प्लेट्स का ओवरलैपिंग एरिया कितना ए है। मैंने कहा था ना ओवरलैपिंग एरिया देखा करते हैं, तो ओवरलैपिंग एरिया कितना आ गया ए, और प्लेट के बीच की डिस्टेंसेस कितनी हो चुकी है बच्चे, वो डी हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर एक बात बताओ, मैं ए को पॉजिटिव मानता था बी को नेगेटिव मानता था, फिर बीच में ये क्या आ गया, इन्हें क्या मानूं, इन्हें पॉजिटिव मानूं या नेगेटिव मानूं। बच्चे एक बात बताऊं, मैं इंड्यूस चार्ज के बारे में तो पढ़ा है ना, बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। भाई इन दोनों प्लेट को अलग नाम दे दो, मैंने एक को नाम दे दिया एक्स और दूसरे को नाम दे दिया वाई। ए को माना मैंने पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव है ए है, बी को मैंने माना नेगेटिव, नेगेटिव है और बी है।
इस पॉजिटिव के सामने वाले फेस पर जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव के सामने वाले प्लेट पर जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो बच्चे इधर दूसरे फेस पर कितना आ जाता था, पॉजिटिव इंड्यूस होता था। और यहां अगर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है तो दूसरे फेस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। सर बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो बनाते हैं। अब एक चीज और यहां पर देखना, यहां नेगेटिव नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव है तो मैंने बताया सीरीज होता है। यहां देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज हो। वैसे भी ऐसे ही सीरीज आएगा, देखो समझो कहानी को। यहां देखो ए बना, एक बी बना, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है और एक ये, तीन कैपेसिटर है। लेकिन ए से बी कोई डायरेक्ट कैपेसिटर नहीं है। ए से पहले x गए, फिर x से y गए, फिर y से b गए। तो मैं भी ऐसे ही जाऊंगा, मैं a से x जाऊंगा, x से y जाऊंगा, y से b चला जाऊंगा। पहले a की पॉजिटिव प्लेट, a की पॉजिटिव प्लेट, x की नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पर है। फिर x की पॉजिटिव प्लेट, x y से ज्यादा पोटेंशियल पर है, लेफ्ट वाले ज्यादा पोटेंशियल पर होंगे, y की नेगेटिव प्लेट। फिर y ज्यादा पोटेंशियल पे, यानी y की पॉजिटिव प्लेट और b की नेगेटिव प्लेट। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया बच्चे, तीनों का तो कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इसका कॉम्बिनेशन सीरीज है तो C इक्विवेलेंट निकालने में मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परहेज नहीं है। 1/c इक्वल टू C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 यानी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3/C। सो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C/3 एंड C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D यानी 3D। ये C इक्विवेलेंट बन गया। ये भी कहानी क्लियर हो गई केस 4 के लिए। केस 5 बनाते हैं बच्चे, बन जाएगा वो भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट केस। फिर से समझो, फिर से तैयारी है, अब की बार फिर से तैयार। बहुत सारे बच्चे कह रहे मोदी सरकार। देखो बेटा क्या होगा, ऐसे दे रखा है कुछ। एक ये प्लेट है, ये है और ये है। ये बच्चे इस बार में ए है और इधर वाली बी है। फिर सर इसका क्या करें, अब तो आपने जोड़ भी दी, बड़ी गलत बात है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दी, एक ही मानो। अगर जुड़ी हैं तो सेम पोटेंशियल पर हैं, और सेम पोटेंशियल पे हैं तो सेम नेमिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी इसका नाम अगर x है तो मेरा नाम तुम तारा, इसका भी x है। a को मैं क्या मानूंगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इधर इधर दोनों तरफ पॉजिटिव। b को क्या मानेंगे बेटा, नेगेटिव। इंड्यूस जहां होगा वहां मान सकते हैं। इस पॉजिटिव सामने इंड्यूस कैसा होगा, नेगेटिव। इस पॉजिटिव सामने इंड्यूस कैसा होगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव सामने कैसा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। बन गई प्लेट, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर बन गए अपने, बना लेते हैं। तीन कैपेसिटर बने, अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं क्या होगा। तो पहले तो देखो ए बनाया, फिर बी बनाया, ए और बी के बीच का निकालना। तो अब देखो ए से जुड़ा है एक्स, एक कैपेसिटर, ए से जुड़ा एक्स, एक कैपेसिटर। फिर ए और ए से जुड़ा फिर से एक्स, एक कैपेसिटर। ए की पॉजिटिव, एक्स के नेगेटिव, फिर से ये जुड़ा, ए की पॉजिटिव, एक्स के नेगेटिव, ये जुड़ा, दो कैपेसिटर। फिर x की पॉजिटिव और b की नेगेटिव, यानी x वाला इधर रहेगा लेफ्ट में और b वाला किधर चला जाएगा, राइट में। ये रहा तीसरा कैपेसिटर, तीन हो गए। तो अब सर इसमें दो आ गए पैरेलल में और तीसरा उसके साथ में क्या है, सीरीज में। अगर दो पैरेलल में होंगे तो ये c और c का कितना आ जाएगा बच्चे, ये तो आ जाएगा 2c। c और c का कितना आ जाएगा, 2c, और ये रहा c। 2c और c एक दूसरे के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाना चाहिए, C1 C2 यानी 2C इंटू सी अपॉन C1 प्लस C2 यानी 2C प्लस C, मतलब 2C इंटू सी अपॉन 3C। C से C कैंसिल, कितना आ जाएगा 2C/3। और C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये C की वैल्यू है। ये भी कहानी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, मुझे ये भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और केस बनाते हैं, केस नंबर 6। देखो
अगर ऐसा ना हो, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर बने, ये ए और ये हो गया बी, यही तो है ना, एक हो गया ए, दूसरा क्या हो गया बच्चे, बी हो गया। इसे फिर से मान लो बच्चे एक्स, तो ये भी हो गया एक्स, ये भी हो गया एक्स, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, एक्स पर पॉजिटिव वजह से यहां पर इंड्यूस होगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव वजह से यहां इंड्यूस होगा पॉजिटिव। 3 कैपेसिटर, 1 2 3। कैसे बनेंगे, कैसी बनी, देखो इधर, ये ए रहा, ये बी रहा, ए और बी, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, कौन सा है, 2 वाला, 2 वाला ए और बी के बीच में, ठीक है। अच्छा, ए और एक्स के बीच में भी है एक, फिर बी और एक्स के बीच में, तो भाई ए और एक्स के बीच में, इधर मैंने एक्स बना दिया, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए का पॉजिटिव है, एक्स का नेगेटिव है, और इधर बेटा एक्स का पॉजिटिव है और बी का नेगेटिव है, ये लो बन गया, ए से एक्स के बीच में और एक्स से बी के बीच में। तो ये दोनों कैसे हो गए बच्चे, सीरीज में, उनके साथ में ये किस में हो गया, पैरेलल में। तो सी और सी का सीरीज में कितना हो जाएगा बच्चे, cy2, और cy2 के साथ में दूसरा सी किस में आ जाएगा, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, cy2 प्लस सी, दैट इज 3cy2, ये सी इक्विवेलेंट हो गया। और सी की वैल्यू है कितनी, सी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो केस 7, केस 7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसा है, केस 7 में ये ए है, ये बी है, ठीक है, ऐसे बता, इसके बीच में कोई एक्स वक्स कुछ नहीं है भाई, बी के पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, बी के पास नेगेटिव ना, ए के पास पॉजिटिव, ए के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव, इधर देखो ये भी बी, ये भी बी, सेम नेम सेम पोटेंशियल, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 0, तो ये कैपेसिटर चार्ज को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ऐसे कैपेसिटर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाते। तो अब कितने बने कैपेसिटर, बच्चे बोलेंगे सर ये तो 2 ही बने केवल, 1 और 2, और दोनों कितने हैं, ए और बी के बीच में, तो एक ए बनाया, एक बी बनाया, इसके बीच में 1 और इसके बीच में 2, और एक सी और दूसरा सी, तो इनका इक्विवेलेंट बेटा पैरेलल में है, कितना होना चाहिए बच्चे, चीख चीख के बोलेंगे 2c, और 2c की वैल्यू तो आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये आ गया फिर से सी इक्विवेलेंट। यहां भी कहानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में आ जाते हैं, नेक्स्ट देखो केस 8। केस 8 कुछ ऐसा है, कैसा है, दुनिया में सब कुछ वैसा है। इधर देखो केस 8 क्या होगा बच्चा, बिल्कुल मजाक में, शांति से, ये ए, ठीक है, उसके बाद में ये रहा बी, इसके बीच में कोई आ गया, तो अगर इसके बीच में कोई आ गया तो आने दो, ए को पॉजिटिव देंगे, बी को नेगेटिव देंगे, और इस पॉजिटिव के सामने ये एक्स मान लो, इस पर इंड्यूस होगा बेटा नेगेटिव, और इधर नेगेटिव के सामने तो इस पर पॉजिटिव। अब कितने कैपेसिटर बनते हैं सर, अब बन रहा है 1 2 3 और 4, बना लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या बनेगा, फिर से देखो बच्चे क्या बनेगा, ध्यान देना, ए को बनाया मैंने ए, फिर बनाया मैंने बी, ए और बी के बीच में देखो कौन सा, एक ए और बी के बीच में ये ए, ये बी, फिर दूसरा ये ए का पॉजिटिव, बी का नेगेटिव 2, फिर ए और एक्स के बीच में और एक्स और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में 2 है, पहले ए और बी के बीच में बना लेते 2, 1 और 1 2, ये हो गया ए और बी के बीच में। फिर ए और एक्स के बीच में 1 है, तो ए से चले एक्स की तरफ, फिर एक्स से चले बी की तरफ, ये आ गए 2, ए और एक्स के बीच में और एक्स से बी के बीच में, तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, सी और सी का बच्चे कितना हो जाएगा, cy2, ये सी
और ये भी C। C प्लस C 2C प्लस C/2 बच्चे, 2C प्लस C/2 कितना हो जाएगा 5C/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ चुका है 5C/2। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे कितना C इक्विवेलेंट इक्वल टू 5C की जगह लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2 इंटू D। ये C इक्विवेलेंट हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब एक काम करता हूं, मैं एक अच्छा सा बेहतरीन सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करता हूं, मजा आया जिसमें देखो इसी से कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस किए और सारे समझ में आ गए। चलो इस तरीके से है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये बैटरी लगी है, यहां की लगी है ऐसे, ये रही, इधर ये प्लेट है एक और, इधर बैटरी लगी फिर से, और यहां की लगी है। इसकी पोटेंशियल है बेटा 4B0, यहां का पोटेंशियल है B0, ठीक है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस है बेटा D, सारी प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, और ओवरलैपिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हर एक प्लेट के बीच का कितना A। तो जैसे ही दोनों स्विच हम लोग क्या करते हैं क्लोज करते हैं, जैसे ही दोनों स्विच क्लोज करेंगे तो मुझे फाइंड आउट करना है कि लोएस्ट प्लेट की अपर सरफेस पर कितना चार्ज होगा। इफ बोथ स्विच आर क्लोज्ड, both switch are closed, then find charge on upper surface of lowest plate। लोएस्ट प्लेट की अपर सरफेस पर चार्ज कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो निकालते बच्चे, देखो अब इनका नामकरण कर दो यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। स्विच मैंने तो क्लोज कर दिए, ये लो एट t इक्वल टू 0, ठीक है, चार्ज आ गया होगा, नामकरण कर देते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम D, इसका नाम C। कनेक्शन कैसे कैसे देखो अलग अलग है बेटा, B नेगेटिव है और D पॉजिटिव है, और ऐसे कनेक्शन है। मैं बनाता हूं, जरा कनेक्शन बनाता हूं, ध्यान देना। पहले मैं इस वाले को देखता हूं, A और C वाले को। यहां पर ये बैटरी रही कितनी बच्चे B0, ये रही B0 वाली बैटरी। इससे चले इधर देखो B0 के पॉजिटिव से A वाली प्लेट है, B0 के पॉजिटिव से ये प्लेट कनेक्ट है A वाली, ठीक है। और इसके A के पॉजिटिव प्लेट से 4B0 वाली B प्लेट कनेक्ट है। इसके A के पॉजिटिव से दूसरी प्लेट कनेक्ट है B, और उसका जो पोटेंशियल है वो माइनस में 4B0 है, उससे जो बैटरी कनेक्टेड है वो माइनस में 4B0 वाली है। ऐसे बना दिया, लो ये बैटरी बना दी माइनस का 4B0। अच्छा, C वाली प्लेट जो है वो भी B से ही कनेक्टेड है, यानी B की नेगेटिव प्लेट और C की भी नेगेटिव, लेकिन B ज्यादा नेगेटिव में है ऐसे, और C भी नेगेटिव में, लेकिन C का जो नेगेटिव प्लेट है, C वाली जो प्लेट है वो किससे जुड़ी है, नेगेटिव ऑफ माइनस B0। देखो C किससे जुड़ा, C वाली प्लेट है माइनस B0 से, और B वाली प्लेट किससे जुड़ी है, माइनस के 4B0 से। ये B वाली प्लेट हो गई। अच्छा, प्लस के 4B0 से कौन सी प्लेट जुड़ी, बच्चा बोल रहा है सर प्लस के 4B0 से तो प्लेट जुड़ी है D, प्लस के 4B0 से तो प्लेट जुड़ी है कौन सी बेटा, D प्लेट, और उससे
ये माइनस के बी नॉट प्लेट से जुड़ी है सी प्लेट, तो ये सी प्लेट ये हो गई, डी ये हो गई, मतलब कॉम्पैक्ट सर्किट था, इसे ऐसे बना लिया। अब कहानी क्लियर हो गई। अब ये पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन द लोएस्ट सरफेस ऑफ द अपर प्लेट, यानी डी वाली प्लेट पर चार्ज कितना होगा। तो चार्ज स्टोर्ड बताना इस पूरे कैपेसिटर में बता लेंगे, वही होगा लोएस्ट सरफेस ऑफ द अपर प्लेट पर चार्ज। बन जाएगा यार कहानी। देखो क्या होगा, मैं यहां पर चार्ज माने ले रहा हूं, लेट से मैंने मान लिया एक्स है। अच्छा इधर मैंने मान लिया वी नॉट। अगर इधर वी नॉट माना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, तो यहां पर कितना होगा 0, तो यहां पर भी बच्चे कितना होगा 0। यहां वी नॉट है तो यहां भी कितना होगा वी नॉट, और यहां वी नॉट है, यहां एक्स है तो इधर भी एक्स होगा, तो इधर क्या होना चाहिए बच्चे 4 बी नॉट प्लस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 4 बी नॉट के बराबर आ गया, ये ज्यादा है ये कम है, 4 बी नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स 4 बी नॉट। मेरा मन कर रहा है कि मैं x को नोड मानूं और x को नोड मान करके नोडल एनालिसिस लगा दूं, लगा देंगे यार, अब तो काम बन गया अपना। तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं, तो एट नोड x, एट नोड x को नोड माना है। x नोड पर देखो बेटा क्या करते थे, किसी भी जंक्शन पर टोटल जो चार्ज होता था वो क्या होता था 0, तो यहां पर मैं चार्ज निकालूंगा। चार्ज कैसे निकालें भाई, सबका तो कैपेसिटेंस C है, मैं C अभी लेट कर लिया क्योंकि प्लेट एरिया है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी सारे आइडेंटिकल है, ठीक है, एयर कैपेसिटर है। तो एट नोड x अगर देखेंगे तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C, यही तो करा करते थे भाई। Q जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, Q इक्वल टू CB। तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस बी नॉट इंटू सी प्लस यहां से यहां वाला बेटा, यहां तो 0 था तो x माइनस 0 इंटू सी प्लस इधर से भी चार्ज आएगा, देखो कितना आएगा, x माइनस टर्मिनल आया तो x प्लस 4 बी नॉट माइनस 0 इंटू सी, तो x प्लस 4 बी नॉट माइनस 0 इंटू सी। तो वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इनके बीच का निकाल लेते तो इससे भी कुछ चार्ज ऐसे चलता, यहां से होता हुआ आ जाता, इस नोड पर सारे चार्ज आ गए। सी तो यार कॉमन लेकर के उधर पहुंचा दो, वो तो 0 हो गया, तो यहां बचा के x माइनस बी नॉट प्लस एक्स प्लस 4 बी नॉट इक्वल टू 0। एक्स प्लस एक्स 3x माइनस बी नॉट प्लस 4 बी नॉट प्लस का 3 बी नॉट इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 3 बी नॉट, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस बी नॉट। और अगर x की वैल्यू आ गई माइनस बी नॉट, मैं यहां उठा के रख दूंगा, तो 4 बी नॉट और x की जगह रखा माइनस बी नॉट, कितना आ जाएगा 3 बी नॉट। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 3 बी नॉट, यहां का 0, इस पर चार्ज पूछा गया, तो यहां चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा बच्चे C इंटू बी, तो C इंटू बी की जगह क्या लिखोगे 3 बी नॉट, यानी कि 3 बी नॉट, और C क्या है एयर कैपेसिटर, प्लेट एरिया A था, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में प्लेट के बीच की डिस्टेंस D, ये आ गया चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द लोएस्ट सरफेस, लोएस्ट प्लेट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लोएस्ट प्लेट, सॉरी। तो बच्चे आज हम लोगों ने रेटिंग पढ़ी कैपेसिटर की, और क्या पढ़ा, और अपन लोगों ने कॉम्पैक्ट सर्किट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील कराएंगे, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी इसकी प्रॉब्लम्स बनेंगी वो करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स कितना निकलेगा उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।